हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की। आज हम एक्सीलरेशन, त्वरण के बारे में बात करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फर्स्ट अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ द एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है। तो त्वरण मीन होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करती है, तो जो वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, मतलब कि वेग में अंतर होता है किसी भी टाइम के अंदर, किसी टाइम इंटरवल में जो वेग के अंदर अंतर होता है उसे को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो हम इसका जो फॉर्मूला है या उसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज डेल्टा वी, मीन्स वेलोसिटी में चेंज। डायरेक्शनल वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि होती है, तो उसमें जो चेंज आएगा वो मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज आता है उसका हमें डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब हमें पर यूनिट टाइम वेलोसिटी के चेंज को जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशंस क्या है, तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मींस सदिश राशि। हियर वी कैन से दैट जो एक्सीलरेशन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक जो होगा इसका परिमाप होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद में इसकी एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शनल जो भी क्वांटिटीज होती है उन्हें हम सदिश कहते हैं। मींस इसमें एक डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं वेरिएबल डायरेक्शन, जिस उसी डायरेक्शन के अनुसार ये मूव करेगा, तो हम उसे त्वरण कहते हैं। और अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम। इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईयर इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारे पास यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। अगर हम इसकी बात करें सीजीएस में इसकी क्या यूनिट होगी, तो सीजीएस में सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे और सेकेंड इज सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वो इसकी यूनिट हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले सिम M0 सॉरी MLT यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि M के ऊपर और इनके ऊपर पावर्स क्या आई। तो सबसे पहले ये देखिए कि M के ऊपर क्या पावर है। M यहाँ पे मास, मास देयर इज नो मास, द्रव्यमान यहाँ पे कोई नहीं है, तो द्रव्यमान की यूनिट नहीं होने के कारण हम M के ऊपर क्या ले देंगे, जीरो। हियर वी राइट जीरो। और अगर हम बात करें L, तो यहाँ पे क्या है, एक लेंथ की यूनिट है, तो यहाँ पे L में हम क्या लिख देंगे, वन। और टी, टी क्या है, अपॉन में टी स्क्वायर है, मीन्स क्या है, जो टी का है वो दो घात है, तो हम इसमें -2 कर देंगे टी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, M0L1T-2। अगर हम आगे बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है, एक डायरेक्शन में जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ना ही उसका मैग्नीट्यूड और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी त्वरण, ऐसा त्वरण जिसमें जो डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में वो फिक्स जा रहा है, और जो उसका मैग्नीट्यूड, लेट्स अगर हम उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड माने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो त्वरण है उसके साथ मूव कर रहा है, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड जो उसका परिमाप है वो चेंज हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन, इसका मतलब कि कोई भी कंडीशन जो है वो इनमें से सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कि या तो एक्सीलरेशन चेंज, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाप है, वो चेंज हो जाए, यानी पहले वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घूम रहा हो, फिर उसकी स्पीड जो एक्सीलरेशन त्वरण बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कम भी हो सकता है, तब हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकेंड कंडीशन, ओनली उसकी डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन मीन्स क्या हो, यदि वो किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी दिशा है वो चेंज हो जाए, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसके साथ कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, परिमाण और दिशा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो भी हम उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए कोई भी एक चेंज होना चाहिए, या तो परिमाप हो या उसकी दिशा हो, डायरेक्शन हो।
या फिर दोनों, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। और जिसमें डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड परिमाप दोनों सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एसिलेशन। अब अगर हम बात करें एवरेज एसिलेशन, तो एवरेज एसिलेशन क्या होता है कि एवरेज एसिलेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से मतलब होता है। फाइनल वेग तथा इनिशियल वेग मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पहले इधर जा रहा था v स्पीड से, फिर उसके बाद फाइनली वो v स्पीड से इधर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, वेक्टर के साथ उनका डिफरेंस लेना, मींस v2 माइनस v1 वेक्टर के साथ लेना है। तो ये क्या है, एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो हमें इन्हें वेक्टर के साथ इनका डिफरेंस लेना है, वेक्टर के साथ इनको माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो भी उसका टाइम इंटरवल है। तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे कि जो एसिलेशन है उसकी डायरेक्शन कैसे है। तो हियर जैसे हमने ये लिया कि ये v1 इधर है और v2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, तो हमें इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, v2 माइनस v1 की एक, जैसे यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट लेंगे और v2 माइनस v1 के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये हो गया हमारे पास v2 माइनस v1। जब भी v2 माइनस v1 निकालेंगे तो हमारे पास एक दूसरी डायरेक्शन आएगी, एक दूसरा मैग्नीट्यूड आएगा, उसे हम डेल्टा टी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो उसका मॉड आ जाएगा, जब हम उसका मॉड लेंगे तो उसके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, v2 और v1 का रिजल्टेंट। v2 माइनस v1 होगा उसका रिजल्टेंट, जब हम ऐसे निकालेंगे तो एक रिजल्टेंट आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका एसिलेशन की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा v की डायरेक्शन होगी, जो डेल्टा v की दिशा होगी वही क्या होगी, एसिलेशन त्वरण, जो एवरेज त्वरण होता है उसकी डायरेक्शन। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एसिलेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर। जो ये वेलोसिटी वेक्टर का चेंज है, जो हमने डेल्टा v निकाला है, जो इस डेल्टा v की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इस एसिलेशन की डायरेक्शन। यदि कोई भी एसिलेशन, जैसे एक वेलोसिटी इधर है, v1 भी इधर है और v2 भी इधर है, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, मान लो कि v2 जो सेकेंड ये है, ये v2 बड़ा है और ये v1 है, ये छोटा है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किस तरफ आएगी, सामने की तरफ ही आएगी। जब इन दोनों का माइनस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन सामने की तरफ आएगी, क्योंकि बड़ा कौन है, जो बड़ा है वो v2 है। ओके, उसके आगे अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन मींस तात्कालिक त्वरण। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर हम त्वरण निकाल रहे हैं, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है उसका एसिलेशन टाइम पर चेंज हो रहा है, और हमें जैसे वो 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुई और हमें 5 सेकेंड्स पे उसका निकालना है कि 5 सेकेंड पे उसका एसिलेशन कितना है। तब हम क्या करेंगे कि एवरेज एसिलेशन में डेल्टा टी जो है टाइम टेंस टू 0 कर देंगे। ये डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा तो हमें इंस्टेंटेनियस एसिलेशन निकलेगा। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एसिलेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन की डायरेक्शन होगी वहां पर बनी टेंजेंट की डायरेक्शन। टेंजेंट जो होती है उसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम एसिलेशंस की बात करें, यदि हम उसके त्वरण की बात करें, इंस्टेंटेनियस त्वरण, तो वहां पे क्या करना है, हमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब हमें उस इंस्टेंट पे उसका एसिलेशन, उसके इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का टाइम। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम लिमिट टेंस टू 0 करेंगे तो बहुत ही छोटे स्मॉल के लिए हम dv बाई dt ये लिख सकते हैं। मीन्स जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास तात्कालिक त्वरण आ जाएगा, dv बाई dt। दिस इज dv बाई dt करने से हमारे पास एसिलेशन आ जाएगा और डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। यार नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं जो हमारे ऑलवेज काम आती है। तो सबसे पहले आपने सर्कुलर मोशन सुना होगा, कोई भी सर्कल है, कोई भी रिंग है, समझो रिंग है, उस पर कोई भी बॉडी है, कोई भी छोटी सी गोली है, वो दौड़ रही है, फिक्स स्पीड से दौड़ रही है, तो उसका त्वरण किस डायरेक्शन में होगा उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि
ये ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये फिक्स वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फिक्स है पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, वेग का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड परिमाप है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर त्वरण किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये त्वरण जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन रिंग के रूप में सर्कल में घूम रही हो, तो उसका त्वरण क्या होगा, उसकी सेंटर की तरफ होगा, उस सर्कल के सेंटर की तरफ। जैसे हम यहाँ पे कंसीडर करें, ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट, जो सर्कल की टेंजेंट होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। तो ये जो डायरेक्शन होगा उस सेंटर की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो v की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही हो, कोई जरूरी नहीं है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम एवरेज वे एक्सीलरेशन की बात करें, एवरेज त्वरण में क्या होता है कि उसके अंदर जो डेल्टा v की डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट डेल्टा v की डायरेक्शन होगी, उसी तरफ हमारे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। लेकिन हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और किसी भी टाइम पे एक्सीलरेशन की बात करें तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी बॉडी को हम किसी एंगल से फेंकते हैं उसकी बात करें, तो उसमें हमेशा हमें पता होता है कि जी ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। जैसे हमने यहाँ पे बॉल एक फेंकी, ये मान लो एंगल किसी थीटा एंगल पे हमने एक बॉल फेंक दी, और यहाँ पे ये वेलोसिटी v है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है उसके साथ जो g की वैल्यू है, g क्या, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो जो ग्राउंड है उसकी डायरेक्शन में लगेगा। तो जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, और जो g है वो इस डायरेक्शन में, उसमें जो हम एंगल मान लेते हैं थीटा, ये g इस तरफ लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हम फाई मान लेते हैं क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी मान रखा है। अगर हम फाई माने, मींस वेलोसिटी, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज करता है। जैसे ये वेलोसिटी सबसे पहले इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, कुछ समय बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होने पर भी जो इसका एक्सीलरेशन g की वैल्यू है वो नीचे ही रहेगा, और इसमें एंगल क्या हो जाएगा, 90। मींस क्या हो रहा है, एंगल कम होता जा रहा है। सबसे पहले एंगल चेंज हो रहा है, इसके अंदर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज्यादा था, उसके बाद ये कम हो रहा है, और जब हम इसके नीचे और जाएंगे, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मींस जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा एंगल कम हो रहा है, मीन्स एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, बट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि जी की डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। तो वेलोसिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो उसी तरफ हमारा एक्सीलरेशन या उसकी चेंज की डायरेक्शन में। वेलोसिटी से हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते, वो हमें फोर्स से पता चलेगा, और लेकिन एवरेज एक्सीलरेशन होता है उसमें हम पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस जो हमने लास्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस उसके बारे में, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है और जो आज हमने पढ़ा उसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, कोई भी बॉडी मान लेते हैं, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, किसी सीधी रेखा, सीधी पथ पर गमन कर रही है, और एक निरंतर वेग मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। क्या हुआ कि कोई भी, जैसे ये बॉडी है, ये ए, हम मान लेते हैं ये ए पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, और फिक्स वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। वेग की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड की बात, गति की बात नहीं कर रहा। जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो फिक्स डायरेक्शन और फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ जा रही है, तो ये क्या हुई, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद में स्ट्रेट लाइन में ये चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है मींस क्या होता है,
हमने बात की थी यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस वो जितना घूमेगी वो डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी वही होगा जितना डिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में गमन कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी हम एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है उनका सेम है और डायरेक्शन एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अगर उसकी समय पर मतलब किसी समय पर उसकी दूरी जो है डिस्टेंस है जो s है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है, तो बताओ उनमें क्या होगे, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा या डिस्टेंस बड़ी होगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो जब सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। लेकिन यही अगर हमारे पास बोलता कि बॉडी सीधी रेखा में मतलब ऐसे वेलोसिटी ऐसे है और अगर हमारे पास इसके अंदर डिस्टेंस s है और डिस्टेंस d है, ये मान लो कि इस तरीके से वो घूम रहा है, ये इस पॉइंट से गया इस पॉइंट पे आ गया, अब बताओ कि जो डिस्टेंस तो है s और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट d, तो इसमें से कौन सा छोटा बड़ा है। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस जो हमने टोटल मूव किया, तो हम यहाँ से गए, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो हमारे पास s है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टकट, यहाँ से हम यहाँ पे चले गए, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा हुआ और डिस्टेंस यहाँ से जाके यहाँ तक बड़ा हुआ, तो बड़ा कौन है, जो बड़ा है डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो हमारे पास इस कंडीशन, अगर इस कंडीशन की बात करें तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता डिस्प्लेसमेंट से, मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, इन दिस क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ट्रेन है जो कितनी है 150 मीटर्स की है और उसको एक ब्रिज पार करना है जो कि उसके जस्ट सामने है और वो 850 मीटर का है। ओके, ये तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है कि इसकी जब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी जब ये पार करेगी। इसका मतलब ये कि जब आप इस पॉइंट को यहाँ पर ले आओगे तो क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ पर ले आओगे तो पूरी ट्रेन ब्रिज को पार नहीं करेगी, ब्रिज का अगला वाला जो पॉइंट है, अगला वाला मुंह का सिरा है वो इस पॉइंट पे आएगा और जो बाकी की ट्रेन होगी वो इस ब्रिज पे होगी। लेकिन हमें क्या करना है, पूरी ब्रिज जो पूरी ट्रेन है उसको पूरे ब्रिज से गुजारना है, मतलब इसका ये पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है वो स्टार्ट होने पर स्टार्ट हुई तो तब यहाँ पे दोनों टच कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे जस्ट टच करने वाले हैं ट्रेन और जो ब्रिज है, तो हमें इस पॉइंट जो लास्ट पॉइंट को है उसको यहाँ पॉइंट पर पहुंचा दें तो जो पूरी ट्रेन होगी वो इस ब्रिज को पार कर लेगी। तो उस पूरी ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, अगर हम ये टोटल डिस्टेंस की माने तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 850 प्लस 150, 850 प्लस 150 कितना हो गया 1000 मीटर। ओके, तो 1000 मीटर यहाँ पे ये लेंथ हो गई। अब हमें दिया क्या है कि इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे क्यों दे रखा है, यदि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं दे रखा तो वो जो ट्रेन है वो कहीं ज्यादा स्पीड से गई, ज्यादा वेलोसिटी से गई तो वो जल्दी पार कर लेगी। उसकी टाइम के लिए हमें यूनिफॉर्म ऐसे मीन्स जब वो पाथ को मतलब जो ब्रिज को जब वो पार कर रही है तब उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो निरंतर है। ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है और टाइम भी हमें निकालना है और वेलोसिटी जो है दे रखी है। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो वेलोसिटी क्या दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर और जो डिस्टेंस कितनी है वो 1000 मीटर। तो सबसे पहले यूनिट्स को मतलब अगर किलोमीटर में है तो उसे भी किलोमीटर में चेंज करो या फिर इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो हम सब उसको इजी है कि 1000 किलोमीटर तो 1000 मीटर है उसको हम सिंपली 1 किलोमीटर बोल देते हैं, तो हम इसमें ज्यादा इजी रहेगा कि हम इसको 1 किलोमीटर लिख दें।
तो v कितना है 45 और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर और टाइम हमें निकालना है। तो ये इक्वेशन आ गई। जब आप टाइम को उधर ले जाओगे, वेलोसिटी को नीचे ले जाओगे, तो टाइम कितना आ गया 1/45 आवर। टाइम कितना हो गया 1/45 आवर। ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में सेकंड्स में दिया हुआ है और हमने आंसर किस में निकाला है, आवर्स, घंटे में। तो हम इसे सीधा सेकंड्स में चेंज करेंगे तो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, आवर्स को मिनट्स में चेंज कर, सेकंड्स में चेंज कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60, सिंपली यहाँ लिखते हैं हम 60 इंटू 60 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 45। तो ये कितना हो गया 60 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45। और जब हम 360 डिवाइडेड बाई 45 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80 सेकेंड्स। मीन्स जो ट्रेन है उसको 80 सेकेंड्स लगेंगे टाइम उस डिस्टेंस को पार करने में। तो लिख दो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 80 सेकेंड्स आ रहा है। तो दिस इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब 200 मीटर की चलती है। इट्स फर्स्ट हाफ, मतलब कि आधी जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर, जो उस 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और जो सेकंड हाफ है वो v की स्पीड से चलती है। तो हमें बताना है कि इसकी एवरेज, अगर स्पीड की बात करें हम, एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमें वैल्यू ऑफ v दिखाना है। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी यहाँ पे एक कार है, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक कार है और जो उसको टोटल कितना चलना है 200 मीटर, 200 मीटर की डिस्टेंस हमें इसको कवर करानी है। तो 200 की डिस्टेंस कवर करानी है, इसका मतलब क्या है, ये हाफ क्वेश्चन में दे रखा है, हाफ ऑफ डिस्टेंस मीन्स 100 मीटर जो डिस्टेंस है वो कितने से चली 60 किलोमीटर पर आवर इससे चली, और जो सेकंड हाफ है वो किससे चली v की स्पीड से, और जो इसका एवरेज आता है वो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो हमने एवरेज का क्या पढ़ा था, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 200 मीटर और टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे 100 मीटर हमने जो चला वो 60 से चला, तो टाइम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम क्या हो गया, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो होगा वो टाइम आ जाएगा। तो हम सबसे पहले t1 निकाल लेते हैं। t1 कौन सा है कि यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट वेलोसिटी आधी है उसमें वो मूव कर दिए, तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर और डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो हमने लिया है ऊपर वो मीटर में है और जो हमने स्पीड कंसीडर की है वो किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसे भी मीटर में चेंज कर लो, तो ये कितना मीटर हो जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ से हम पॉइंट लगा देते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे 100 बाई 1000 तो क्या आ जाएगा 0.1। तो हमारे पास ये टाइम इसका आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें T2, तो T2 क्या होगा, T2 जो दूसरी डिस्टेंस है वो उसने V से की, तो दूसरी डिस्टेंस भी क्या है 0.1 किलोमीटर। तो यहाँ से 0.1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय V, ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। और डिस्टेंस क्या है 200, तो हम निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस 200। तो हम यहाँ पे 0.2 लिख लेते हैं क्योंकि हमें किलोमीटर में चेंज करना है। 0.2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2, तो T1 क्या है 0.1 बाई 60, और जो T1 है 0.1 बाई 60 और T2 है 0.1 बाई V। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.1 बाई 60 प्लस 0.1 बाई V। जब हम अब नेक्स्ट हमें इसे सोल्व करना, सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं 0.1 बाई V, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 60, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे सोल्व करना है,
तो आप इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से हम इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इक्वल टू 1/60 इंटू 60 कितना होता है 1, और यहाँ पे 0.1 पहले से है तो ये 0.1 आ जाएगा हियर 0.1 प्लस 0.1 इंटू 60 बाई वी इंटू 60 बाई वी। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने कुछ नहीं ओनली मल्टीप्लाई किया है। कैसे मल्टीप्लाई किया आप देख सकते हो। सबसे पहले जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 इंटू 1/60 प्लस 1/v। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि 1/60 प्लस 1/v, ये 1/60 हो गया प्लस 1/v। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वैल्यू जो 1/60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 0.1, यहाँ पे 0.1 है दोनों जगह तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। सेकंड जब ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 60/v, तो यहाँ से देखो हम 0.1 जो है वो पहले ही हटा देते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटा, ये पॉइंट यहाँ से हटा और ये पॉइंट यहाँ से हट गया, तो सारे पॉइंट हट गए। तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को जब हटा देंगे तो ये क्या बन गया, इधर हो गया 1, सॉरी इधर ये क्या है पहले से, ये 2 है, ये 1 है, ये 60/v है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस 1 को उधर ले जाएं तो 2 - 1 1, यहां से हम करेंगे तो इसे ये 2 है और उस उधर जो 1 है वो इधर आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 60/v, ये 60/v। तो 2 - 1 कितना होता है 1, और ये 1 इंटू v/60 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 60/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर हावर, v की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे पास ये सीधा सा आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। लेकिन आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते हो, यदि कोई भी वेलोसिटी जब सेम डिस्टेंस चले और सेम ही वेलोसिटी दे रखा हो तो सेम ही उसका जो इस एवरेज स्पीड आएगी। इसका मतलब क्या है कि इसने दिया है 100 मीटर, 100 मीटर मीन्स आधी आधी डिस्टेंस चली है, और जो एवरेज स्पीड दे रखी है वही उसकी फर्स्ट डिस्टेंस की स्पीड दे रखी है। मीन्स क्या होगा कि उसने जो सेकेंड डिस्टेंस की स्पीड होगी वो भी सेम ही होगी। तो यहाँ पे हम अगर v1 प्लस v2/2 लिखें, v1 प्लस v2/2, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो दे रखा है वो उनका रेशियो बराबर है, v1 प्लस v2/2 इज इक्वल्स टू एवरेज। इससे भी आप निकाल सकते हो, v1 हमें पता है, v2 नहीं पता, 2 तो पता ही है और v एवरेज हमें पता है, तो यहाँ पे सीधा v2 60 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2v is equals to 20 plus 0.1 t square the body is undergoing। तो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में बात की थी और हम इसको वापस डिफाइन कर देते हैं कि यदि आपको कभी भी x दिया हुआ, x मीन्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, अगर x दिया हुआ हो तब जब आप इसका डिफरेंशिएशन मीन्स dx/dt करोगे, जब भी आपका dx/dt करोगे तब आपको इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। मीन्स क्या होगा वेलोसिटी आ जाएगी। और जब आप dv/dt करोगे मीन्स हमें dv/dt करोगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि dv जो वेलोसिटी है वो हमें टाइम चेंजिंग वेलोसिटी दे रखी है। जब भी याद रखना टाइम चेंजिंग वेलोसिटी दे रखी हो तो हम निकाल लेंगे dv/dt, वही एक्सीलरेशन होगा। तो सबसे पहले v हमें पता है, v क्या है 20 प्लस 0.1, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। अब सिंपली इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें dv/dt निकालेंगे तो क्या आएगा। dv/dt के लिए हमें सीधा सा पता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं dv/dt,
यहाँ पे जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे 20 40 ऐसा कोई भी कांस्टेंट आए जिसके आगे टी ना हो, उसका हमें जीरो आंसर लिख देना। मीन्स 20 है, 20 के आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो लिख देंगे, प्लस 0.1 टी स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके आगे टी है, तो हमें जो उसकी आगे पावर है उस पावर को हमें आगे ले आना है और उसकी एक पावर कम कर देनी है। इसका मतलब क्या है, 2 को हम आगे ले आएंगे, 2 इंटू 0.1 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमें एज इट इज रखनी है, उसका कोई मतलब उसको हमें चेंज नहीं करना है। 2 इंटू 0.1 और टी स्क्वायर में एक पावर कम कर दो तो क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 0.2 इंटू टी। अब देखो ये हमारे पास एसिलेशन आ गया 0.2। अगर हमें पूछा कि एसिलेशन क्या है तो 0.2 इंटू टी आएगा। अब टी के हिसाब से हर टाइम पे एसिलेशन अलग होगा। मीन्स अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड बात करें तो एसिलेशन अलग होगा, लेकिन हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, फर्स्ट यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन हमने क्या पढ़ा था, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, परिमाण और उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है ही नहीं। मीन्स अगर हम T1 रखेंगे तो 0.2 आएगा, T2 रखेंगे तो 0.4 आएगा, T3 रखेंगे तो 0.6 आ जाएगा। मीन्स इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं आ सकता। मीन्स यूनिफॉर्म एसिलेशन तो नहीं होगा। सेकेंड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसिलेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। एसिलेशन होता है जब भी एसिलेशन मीन्स पॉजिटिव एसिलेशन, पॉजिटिव त्वरण आता है, मीन्स जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अगर हमें एसिलेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही हो जिसके वजह से वेलोसिटी बढ़ रही हो, तब हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मतलब एसिलेशन। और रिटार्डेशन होता है वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन में, इसकी वजह से गाड़ी हमें रुक जाएगी। जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी है, एक बॉडी है, सी दिस, अगर ये बॉडी है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस वेलोसिटी से जा रही है, और हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में त्वरण लगाया, तो ये त्वरण की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मीन्स इसको धक्का दे रही है लगाने के लिए, तो अब हम इसे एसिलेशन मीन्स त्वरण देंगे। और लेकिन अगर हमारी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और हमने इस पीछे की तरफ त्वरण लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी, मूव करेगी, तो ये त्वरण जो होगा इसे रोकेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉडी है वो अपनी जीरो वेलोसिटी मीन्स रुक जाएगी, तो इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। जब नेगेटिव एसिलेशन होता है तब उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जब हम नेगेटिव टाइम लेंगे तब हमारे पास नॉन मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आएगा, और हम टाइम नेगेटिव लेते नहीं है, तो हमारे पास बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन है, तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो सही है, ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन है। जीरो एसिलेशन, जीरो एसिलेशन ये ओनली टी इज इक्वल टू जीरो पे होगा, टी इज इक्वल टू 1 पे 0.2 0.4 टाइम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे जीरो एसिलेशन तो नहीं होगा, पर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। हमें तो ओनली एक कंडीशन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और दोनों चेंज हो रहा है तब तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a particle move with an oscillation then which of the following can remain constant। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट, या मूव कर रहा है, या कोई भी पड़ा, हम मान सकते हैं कि कोई मूव कर रहा है, उस पे एसिलेशन लगा रहे हैं, तो कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से स्पीड या वेलोसिटी में से कोई भी जो है चेंज ना हो। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण लगा दिया कोई बॉडी में, वो बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ, मतलब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से हम मूव कर रही है। यस, यदि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करी उसी डायरेक्शन में हमने त्वरण लगाया, और वो एक मान लो कांस्टेंट त्वरण है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी, ऑफ कोर्स स्पीड चेंज होगी।
क्यों होगी? क्योंकि जब हम उस पर फोर्स, त्वरण क्या होता है? फोर्स लगाना, और किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तब वो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसकी स्पीड भी चेंज होगी। और अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में लगाएं, नेगेटिव डायरेक्शन में, तब भी उसकी स्पीड और एक्सीलरेशन जो होगा, स्पीड और वेलोसिटी वो चेंज होगी। और अगर हम मान लेते हैं किसी एंगल पे लगा रहे हैं, ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमने उससे एक थीटा एंगल पे लगाया, थीटा एंगल पे लगाया, तो उसका एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल आएगा ही। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, मींस जो सतीश कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया एक भी, जब हम उसका रिजल्टेंट एक कंपोनेंट लेंगे, तब उसका मतलब ये हो गया कि हमारा पहले वाला इक्वेशन बन गया कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है, तो चेंज होगा? हाँ होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, मान लो कि स्पीड है वो v है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन है, तो क्या होगा? 90 डिग्री पे लगा रहे हैं हम एक्सीलरेशन। तो अगर बात करोगे आप 90 डिग्री पे, जब भी आप एक्सीलरेशन लगाते हो, तब वो वेलोसिटी या स्पीड का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, अगर ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और आप एक्सीलरेशन उसके जस्ट परपेंडिकुलर लगा रहे हो, मीन्स उसकी डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता, तब याद रखना कि आपका मैग्नीट्यूड परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन अगर परपेंडिकुलर है, तो थोड़ी देर बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आ सकती है, और मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती, डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप कंसीडर करो, स्पीड और वेलोसिटी का पूछा है, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी चेंज रिमेन कांस्टेंट, हमें बताना है कि कौन सा चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम गति और वेग की बात करें, तो यहाँ पर गति तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि गति में हमने बोल दिया परिमाप चेंज नहीं होता, और गति तो डायरेक्शन लेस होती है, गति को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से, 5 मीटर से चल रहा है तो 6 मीटर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो गति तो अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे तो वो तो चेंज नहीं हो रही। लेकिन वेलोसिटी का सोचो आप, कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी, वेग जो होता है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज होने पर भी उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह सकते। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड होना ही चाहिए, जो कि है। लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर लगाया, तो डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। और कांस्टेंट हम कब कहेंगे? जब उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, उसकी दिशा भी चेंज ना हो, और उसका मैग्नीट्यूड, परिमाप भी चेंज ना हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि कौन सा रिमेन कांस्टेंट, कौन सा चेंज नहीं होगा? ओनली स्पीड, स्पीड नहीं चेंज होगी, क्योंकि स्पीड जो परपेंडिकुलर है वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा उस पर, 5 मीटर पर सेकेंड है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, स्पीड के अंदर, गति के अंदर, और वेग के अंदर हमें डायरेक्शन से भी मतलब था। तो डायरेक्शन में मतलब होने की वजह से उसका जो कांस्टेंट हम नहीं कह सकते। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स जो होता है विद टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।